हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम 24 तारीख को जो पेपर है आईआर का, उसके बारे में हम जो वेरी शॉर्ट आंसर है उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर बताइए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के, देखिए यहाँ पे मैं सीधा ही बता देता हूँ। संबंधों में हर प्रकार के संबंध की चर्चा की जाती है, जैसे राजनीतिक, गैर राजनीतिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, सामरिक, शांतिपूर्ण आदि पर विचार किया जाता है। जबकि जो राजनीति होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसमें केवल राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य समानता क्या है। तो देखिए, समानता यह है कि ये दोनों ही है, दोनों विषय ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। और सेकंड है वो है इनका जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य समान है। जैसे शांति स्थापना का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जल्दी जल्दी में कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 279 के लगभग क्वेश्चन है, तो अगर 2-3 मिनट लगेगी तो भी बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है, तो यही बात है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सामान्य अभिप्राय विभिन्न राज्यों के पारस्परिक बंधनों से है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों और राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिमय हो या युद्धमय, कानूनी हो या सांस्कृतिक, आर्थिक हो या भौगोलिक, सरकारी हो या गैर सरकारी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब तरह के संबंध आ जाते हैं। क्विंसी राइट तथा स्टैनले हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों तथा गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनमें बाह्य नीतियाँ प्रभावित होती है, जिनसे विश्व विभाजित होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर प्रकार के जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, किसी भी प्रकार का हो तो उसका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध तथा एक दूसरे पर प्रभाव एवं समकालीन प्रवृत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु क्या क्या है। तो देखिए, एक दूसरे पर प्रभाव एवं समकालीन प्रवृत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है। देखिए, किस देश का किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वही है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु, अगर कुछ अलग तरीके से कुछ करने की जो होती है कोशिश, वो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उसका अध्ययन होता है। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में निम्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन, विदेश नीतियों का अध्ययन, सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो स्थायी है, जैसे नाटो है, सीएटो है, यूएनओ है, इस प्रकार की बहुत सारी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया जाता है, जो यूएनओ का जो कानून है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बोल सकते हैं हम। युद्ध और शांति की गतिविधियाँ हैं। विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है, किसी देश की विदेश नीति क्या है, किसी को हड़पने की है या कुछ और करने की है, वो विदेश नीतियाँ। सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनिक राजनीतिक गुटों का यहाँ पे यही है, जो दल बनती है सरकारें, उनका अध्ययन किया जाता है अलग अलग। अगर जिनकी विचारधारा सेम होगी तो वो इंटरनेशनल क्षेत्र पर भी गठबंधन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति देखिए, क्विंसी राइट के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इतिहास, कला, विज्ञान व दर्शन के तत्व पाए जाते हैं। इतिहास, कला, विज्ञान व दर्शन के तत्व पाए जाते हैं। इस विषय में वैज्ञानिक विधियों, निरीक्षण, परीक्षण, सारणीकरण, प्रयोग एवं निष्कर्ष आदि का प्रयोग संभव है, जो इनकी प्रकृति को बताता है। तो देखिए, इनकी प्रकृति के लिए क्या क्या चाहिए। तो इनकी प्रकृति के लिए पहले ना इनकी वैज्ञानिक विधियाँ हैं। देखिए, विषय में वैज्ञानिक विधियाँ जैसे निरीक्षण है, परीक्षण करना। अब निरीक्षण क्या होता है, किसी चीज़ का निरीक्षण करे, परखे, उसे सारणी बनाकर प्रयोग करे, निष्कर्ष निकाले, तो जो इसकी प्रकृति को बताता है। ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति जांचने के लिए विधियां हैं। और इनमें विज्ञान और दर्शन दोनों के तत्व पाए जाते हैं, इतिहास, कला के भी पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रीनहोल्ड, निबूर तथा कोंडार्स आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है। अब आदर्शवादी होते हैं तो यहाँ पे आदर्शवादी शब्द का अर्थ आपको समझना जरूरी है।
जो आदर्श भी बातें करते हैं, जिनमें जो सोचते हैं कि ऐसा राज्य होना चाहिए। तो देखिए इसके जो समर्थक है वो है हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रीनहोल्ड, निबूर तथा कोंडार्स। आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण किस बात का समर्थन करता है? तो देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें बुद्धि, दंड नीति तथा अत्याचार का अभाव हो, अर्थात शांति हो, एकदम शांति हो, अत्याचार किसी भी प्रकार का ना हो, किसी प्रकार का युद्ध ना हो। यह जो है आदर्शवाद की बातें करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आदर्शवादी अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आदर्शवादी अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, शक्ति की लालसा और द्वेष को जन्म देने वाली अधिकार लिप्सा के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाना और उनका पोषण करना होगा, तभी विश्व के राष्ट्रों के मध्य प्रेम और सहयोग का वातावरण पनपेगा। ऐसा होने पर ही विश्व सरकार की कल्पना की जा सकती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आदर्शवादी अवधारणा है उसमें क्या किया जाता है? आवश्यक प्रतिस्पर्धा, मतलब कि जो टकराव हो रहा है, द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है, उनको छोड़ कर के रचनात्मक परिणामों को अपनाना और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्रेम सहयोग का वातावरण बनाने के लिए जो होता है सिस्टम, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आदर्शवादी अवधारणा कहती है। आदर्शवादी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं के समाधान के लिए किन तत्वों पर बल देता है? तो देखिए वो क्या बोलता है, उसकी सिद्धांत क्या है विश्व में आदर्श राज्य स्थापना के लिए? तो देखिए राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, विश्व सरकार का निर्माण किया जाए, सर्वसत्तावादी दलों के अस्तित्व को समाप्त किया जाए। तो ये सब कुछ सिस्टम है। जैसे नैतिक सिद्धांतों पे चलना चाहिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए चलना चाहिए। नैतिकता क्या कहती है? तभी विश्व में युद्ध नहीं होंगे। विश्व सरकार का निर्माण किया जाए, जैसे यूएनओ है, तो ये पूरी विश्व का है। सर्वसत्तावादी दलों को अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। जो तानाशाह टाइप के होते हैं ना, उनको समाप्त कर देना चाहिए। जैसे किंग जोंग है, उत्तरी कोरिया वाले, उनको अंत कर देना चाहिए आदर्शवादी दृष्टिकोण की विचारधारा के अनुसार। आदर्शवादी दृष्टिकोण की कोई दो आलोचनाएं बताए। तो देखिए पारस्परिक संबंधों में नैतिक सिद्धांतों का पालन। तो देखिए क्या क्या आलोचनाएं हैं? दो आलोचनाएं। पारस्परिक संबंधों में नैतिक सिद्धांतों का पालन संभव नहीं। तो देखिए जो लगातार हमारे संबंध है, मान लो पाकिस्तान के साथ है, तो उनके साथ हमारा नैतिकता के सिद्धांतों का पालन संभव नहीं होता, क्योंकि वो घुसपैठ कर देते हैं। तो ये आदर्शवाद की आलोचना है। हालांकि इसमें युद्ध नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है जो संभव नहीं है। आदर्शवादी व्यवस्था हेतु उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूर्ण विरोध और दमन आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है, क्योंकि अगर सैनिक नहीं होंगे तो कोई भी आक्रमण कर देगा। तो ये क्या है? इसकी आलोचना है, कमी है आदर्शवाद की दृष्टिकोण की। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, यथार्थवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो देखिए यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है अनुभव और तर्क पर आधारित है। जो तर्क पर बात कहता है, जिसका अनुभव जिन्होंने लिया है वो बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्गेंतो के अनुसार सिद्धांत क्या क्या अर्थ है? तो देखिए मार्गेंतो के अनुसार तथ्यों का पता लगाना और फिर तर्क द्वारा उन्हें अर्थ देना, यही सिद्धांत है। उनका मानना है कि तथ्यों का पता लगाना, समाज में क्या फैक्ट छुपे हैं, किस फैक्ट के पीछे कौन सी घटना का प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाना और उन्हें फिर तर्क के द्वारा प्रूव करना, वही सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्गेंतो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में 6 आधार बताए, उनमें से कोई 2 बताइए। तो देखिए यथार्थवाद सिद्धांत में इन्होंने 6 धारण बताए थे सिद्धांत, उनमें 2 की अपने यहाँ पे चर्चा करनी है। तो देखिए मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। तो देखिए मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, जो मानव का स्वभाव है उसके ऑप्शन के आधार पर, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑप्शन के आधार पर कानूनों का निर्माण करना चाहिए, उसके स्वभाव नेचर के हिसाब से। सेकंड पॉइंट देखिए, हित सदैव परिवर्तनीय है। यह भी जरूरी है कि इंसान के हित कभी भी बदले जा सकते हैं। यह यथार्थवाद है, एकदम फैक्चुअल बात है और एकदम यथार्थ बात है, एकदम असली बात है। मार्गेंतो के यथार्थवाद की कोई 2 आलोचनाएं बताई। तो देखिए मार्गेंतो का यथार्थवाद एक पक्षीय है। मार्गेंतो के एक सिद्धांत में नैतिकता की महत्व की उपेक्षा की गई है, मतलब वो ज़्यादा ही वास्तविकता पर बात कर रहा है, वैज्ञानिकता पर बात कर रहा है, जबकि वो धर्म, जब हम विश्वास की बात करते हैं तो उस पर बात नहीं कर रहा। तो ये इसकी 2 आलोचनाएं हैं।
यथार्थवाद की दो आधारभूत मान्यताएं बताइए। देखिए, यथार्थवाद पढ़ते हैं ना तो मानवतावाद या वो आदर्शवाद वाली है वो कमियां रह जाती है, और वो पढ़ते हैं क्या आदर्शवाद है तो यथार्थवाद की कमियां रह जाती है। दोनों का मिश्रण हो तभी अच्छा लगेगा। प्रत्येक देश के राजनेता सदैव राष्ट्रहित की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहती हैं। यथार्थवाद की है ये, वास्तविकता में है ये बात। प्रत्येक देश के राजनेता सदैव राष्ट्रहित की सिद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रत्येक देश का राष्ट्रहित उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव के विस्तार में निहित होता है। सभी चाहते हैं उनका सामाजिक विस्तार और राजनीतिक प्रभाव बने, सांस्कृतिक और सामाजिक हो। यह सब कुछ क्या यथार्थवाद की दो आधारभूत मान्यताएं हैं। विश्व निकाय परक या पद्धति सिद्धांत की क्या मान्यता, तो देखिए, ये सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई मानकर चलने के कारण राज्यों की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रवाद को अस्वाभाविक ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त बुराइयों की जड़ मानता है। यह सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई मानकर चलने के कारण, देखिए, यह सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई मानकर चलने के कारण राज्यों की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रवाद को अस्वाभाविक ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त बुराइयों की जड़ मानता है। कौन सा सिद्धांत? जो ये पद्धति सिद्धांत या विश्व निकाय परक सिद्धांत है, यह बोल रहा है कि मानव समाज को एक इकाई मानकर चलने के कारण राज्यों की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रवाद को अस्वाभाविक ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त बुराइयों की जड़ मानता है। अगर मानव समाज को हम एक ही इकाई माने ना तो उसे क्या है, राष्ट्रवाद है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है किसी के ऊपर, जैसे हम संप्रभुता शब्द से हम निकाल सकते हैं, जो बोंदे थे उनकी पुस्तक में यह सर्वप्रथम यूज किया गया था। अगर समाज को एक ही मान लेंगे ना तो उसमें प्रभुसत्ता कौन किसके ऊपर है, ये इस बात को लेकर क्या होगा, समस्त इस प्रकार को लेकर जो है लड़ाइयाँ होंगी, झगड़ी होंगी। तो ये यहाँ पे कहा गया कि ये विश्व की समस्त बुराइयों की जड़ है, ये विश्व निकाय परक या पद्धति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का मुख्य व्याख्याता कौन है, तो देखिए मार्टिन कापलान व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का प्रमुख व्याख्याता है। कापलान अंतर्राष्ट्रीय नीति पद्धति के कितने मॉडल बताता है, तो देखिए 6 मॉडल बताता है अंतर्राष्ट्रीय में व्यवस्थित पद्धति के लिए, व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए। शक्ति संतुलन आवश्यक है, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आवश्यक है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आवश्यक है, सार्वभौम व्यवस्था, पद सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार विशेषता है। तो देखिए यह है अंतर्राष्ट्रीय नीति पद्धति के 6 मॉडल है कापलान के अनुसार। शक्ति संतुलन आवश्यक है, द्विध्रुवीय व्यवस्था आवश्यक है। हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 शक्तियों के मध्य टकराव रहा लेकिन युद्ध नहीं रहा, तो वो शिथिल और कठोर दोनों आवश्यक है। सार्वभौमिक व्यवस्था हो, पूरे विश्व में एक ही व्यवस्था हो। पद सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो। पद सोपानी का मतलब है एक के नीचे एक होनी चाहिए। कापलान के अनुसार व्यवस्था में असफलता का क्या अर्थ है, तो देखिए कापलान के अनुसार व्यवस्था में असफलता का अर्थ संतुलन में अव्यवस्था तथा अंत में संतुलन की समाप्ति होती है। संतुलन की समाप्ति का अर्थ होता है व्यवस्था की समाप्ति से है। देखिए व्यवस्थावादी जो मॉडल दिया था, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, वो दिया मार्टिन कापलान ने। अब व्यवस्थावाद में असफलता किस प्रकार हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था शक्ति संतुलन व्यवस्था। अगर शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा ना तो वहाँ पे व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। यही यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवाद दृष्टिकोण के 2 आधार बताइए, तो देखिए मार्क्सवाद के अनुसार सभी स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्वों द्वारा होता है। तो देखिए मार्क्सवाद के अनुसार सभी स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्वों द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। भौतिक तत्वों का यहाँ पे जो अर्थ है वो है अर्थव्यवस्था से लिया गया है। जो आर्थिक तत्व है, किसी देश के साथ कब व्यापार करेगा कोई देश, जब उसके पास पैसे होंगे, इनकम होंगे, तो ये क्या है, भौतिक तत्व है ये। इसके अलावा मान लो स्टॉक में गेहूँ है, अगले वाले के पास चावल है, तो वो आपस में व्यवहार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। 2 आर्थिक तत्वों के मध्य संघर्ष एक शाश्वत सत्य है, ये रियलिटी है। राष्ट्रीय शक्ति क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता होती है जिसके आधार पर वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रित करता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। तो देखिए, एक देश द्वारा दूसरे देश को अपनी नीतियों के द्वारा प्रभावित करना राष्ट्रीय शक्ति है। मार्गेंतो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति क्या है? देखिए, मार्गेंतो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र उनके कार्यों, व्यवहारों एवं नीतियों पर प्रभाव एवं नियंत्रण बनाए रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करा लेता है। जैसे बात करते हैं हम यूएसए की, तो यूएसए किसी भी देश को अपनी पॉलिसी से धमकाकर, डराकर अपने हित में कार्य करवा लेता है। वो उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ताओं के नाम लिखिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख कर्ता कौन है? राज्येतर संगठन है, और बहुराष्ट्रीय निगम है, गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जिनकी चलती है वो कौन है? राज्य की चलती है, राज्येतर संगठन की चलती है, बहुराष्ट्रीय निगम है, संगठन है, इनकी चलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, राष्ट्रीय शक्ति की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में स्थायित्व का भाव पाया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में स्थायित्व का भाव पाया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार है? तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार है। राष्ट्रीय शक्ति की 2 विशेषताएं क्या है? एक तो उसका स्थायित्व का अभाव पाया जाता है उसमें, राष्ट्रीय शक्ति में। राष्ट्र की शक्ति कभी स्थायी नहीं रहती कि यह देश आज पावरफुल है तो हमेशा पावरफुल ही रहेगा, कभी भी डगमगा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जा सकता है। 2 देशों में तुलना करके राष्ट्रीय शक्ति को आंका जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार की शक्ति होती है। सैनिक शक्ति होती है, किसी के पास पावरफुल सैनिक हो, पावरफुल अर्थ इकोनॉमी हो, और महंगी मनोवैज्ञानिक शक्ति हो। तो यह 3 शक्तियाँ होती है। राष्ट्रीय शक्ति की कोई 3 महत्व बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी है। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी है। राष्ट्रीय शक्ति विदेश नीति का आधार है। राष्ट्रीय शक्ति साध्य और साधन दोनों है। तो देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धुरी है। धुरी का मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की? जो मान लो आज हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं क्या संबंध, तो उसकी धुरी क्या है? हमारी राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश में जो पावर है वह उसका केंद्र है। राष्ट्रीय शक्ति विदेश नीति का आधार होता है। यह तो बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय शक्ति साध्य और साधन दोनों है। तो राष्ट्र के लिए तो साध्य और साधन दोनों क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के प्रकार बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति में 2 प्रकार के तत्व है। प्रथम वे तत्व है जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी है, तथा द्वितीय वे तत्व जो निरंतर परिवर्तन से प्रभावित रहती है। जो निरंतर परिवर्तन से प्रभावित रहती हैं। राष्ट्रीय शक्ति के 2 प्रकार के तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्व कौन कौन से हैं? एक है भूगोल। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में भूगोल में मानचित्र, आकार, जलवायु, स्थलाकृति, अव्यवस्थित, सर्वाधिक स्थायी, प्रत्यक्ष और प्राकृतिक तत्व है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्व कौन कौन से? राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में भूगोल में मानचित्र, आकार, जलवायु, स्थलाकृति एवं अवस्थिति, सर्वाधिक स्थायी, प्रत्यक्ष और प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक स्रोत। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा तत्व राष्ट्र के प्राकृतिक स्रोत या संसाधन है, जिसमें खनिज, ईंधन, भूमि से निकलने वाले पदार्थ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख गैर मानवीय तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख गैर मानवीय तत्व भूगोल, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियां, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का गुण एवं सरकार का गुण होता है। तो देखिए, भूगोल है, प्राकृतिक साधन है, औद्योगिक क्षमता है, सैनिक तैयारियां हैं, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय मनोबल है, कूटनीति का गुण है एवं सरकार का गुण होता है। यह राष्ट्रीय शक्ति के गैर मानवीय तत्व हैं। जो गैर मानवीय तत्व भी बोल सकते हैं हम इसे। गैर का मतलब होता है, क्या होता है? प्रमुख तत्वों के अलावा जो और तत्व बनती है ना, गैर, जैसे गैर जरूरी सामान होता है, अपनी गैर जरूरी आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मानचित्रों का स्वरूप भौगोलिक होता है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, भारत और चीन का विवाद, मानचित्रों का स्वरूप भौगोलिक होता है, बिल्कुल होता है।
मैकमोहन रेखा, चीन द्वारा सोवियत संघ के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार बताना। भारत तथा बांग्लादेश का नवमुर द्वीप स्वामित्व की समस्या सभी मानचित्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र शक्ति के संदर्भ में तकनीकी का क्या महत्व है। तो देखिए, जो तकनीकी का महत्व है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी तकनीकी आवश्यक है। सुरक्षा और सैन्य शक्ति, इन सभी के तत्व के रूप में तकनीकी आवश्यक है। अगर राष्ट्र की शक्ति बढ़ानी है तो उसकी टेक्निक है वो ज़्यादा विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तकनीकी विश्व सरकार के मार्ग में सहायक है। कोई दो मार्ग बताइए। तो देखिए, पहला मार्ग देखिए, ये संसार सहयोग के सूत्र में बंद कर विश्व राज्य बना ले। दूसरा है यह है कि संघर्ष के माध्यम से सारा संसार समाप्त हो जाए। देखिए, तकनीकी का दो रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज जूम ऐप पे पूरा वर्ल्ड मीटिंग ले सकता है, एक तो वो एक सूत्र में बांध रहा है। एक यह है कि संघर्ष के माध्यम से सारा संसार समाप्त हो सकता है। एक हाइड्रोजन बम से आज पूरा संसार समाप्त हो सकता है। तो ये तकनीकी विश्व सरकार के मार्ग में सहायक है, ये खत्म भी कर सकती है और बना भी सकती है एक सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले कोई चार तत्व बताइए। तो देखिए, सीमित करने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या। तो देखिए, शक्ति संतुलन, जैसे अगर चाइना और भारत में हो तो चाइना में भी पावर है, भारत में भी पावर है, तो ये राष्ट्र की शक्ति को कम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कम करते हैं। विश्व जनमत और सामूहिक सुरक्षा, ये सब है ना, ये सब के सब किसी राष्ट्र को रोकते हैं। शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, पामर और पार्किंस के अनुसार देखिए, शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न हो जाता है। यह बात है, एकदम सिंपल परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति संतुलन का अर्थ बताइए। अर्नेस्ट हाम के अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति वितरण, शक्ति की प्रबलता, स्थिरता एवं शांति बनाए रखना, अस्थिरता तथा युद्ध शक्ति की राजनीति एवं एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में लिया जाता है। तो यह है अर्नेस्ट हाम के अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ। तो देखिए, शक्ति वितरण, शक्ति की प्रबलता, स्थिरता, शांति बनाए रखना, अस्थिरता, युद्ध शक्ति की राजनीति एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में लिया गया। दो देशों के मध्य होता है फर्स्ट बात तो ये शक्ति संतुलन। तो उनके मध्य क्या क्या जरूरी है, शक्ति वितरण, शक्ति की प्रबलता, स्थिरता, ये सब कुछ दोनों के समान रूप से होना चाहिए। शक्ति संतुलन के कितने प्रकार होते हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो प्रकार होते हैं, सरल संतुलन तथा बहुमुखी संतुलन। अब शक्ति संतुलन का क्या उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आक्रमण को रोककर शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना, यही इसका आक्रमण होता है सबसे इम्पोर्टेंट। शक्ति संतुलन के संबंध पक्ष में दो तर्क दीजिए। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन है वो स्थिरता पैदा करता है। शक्ति संतुलन युद्ध को रोकता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति संतुलन की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, अब इसकी भी यही विशेषताएं, ये अस्थायी और अस्थिर है, वो यथापूर्व स्थिति का समर्थक है। जिस टाइम में स्थिति होती है उसी का समर्थक है। शक्ति संतुलन के दोष बताइए। तो देखिए, गुटबंदी की स्वतंत्रता। अब कई बार क्या होता है, शक्ति संतुलन के लिए गुटबंदी करते हैं। जैसे 5 देश मिलकर अपना आसियान बना लिया, कोई ब्रिक्स बना लेता है, तो वो क्या है, गुटबंदी है। बाई चांस अगर युद्ध होना तो वो सब के सब उसमें इंक्लूड होके विश्व युद्ध होने की है। ये शक्ति संतुलन के दोष है, युद्धों को प्रोत्साहन भी देता है ये। शक्ति संतुलन की स्थापना के उपाय बताए। तो देखिए, शक्ति संचय करना, क्षतिपूर्ति करना, गठबंधन करना, हस्तक्षेप तथा अहस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, सशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। शक्ति संतुलन के उपाय, जैसे शक्ति को अर्जित करके, क्षतिपूर्ति करके, किसी देश को गठबंधन करके, ये क्या है, ये एक तरीके से यूनिक बना लेता है अपने जो आसपास के जो होते हैं देश, मध्यवर्ती राज्यों, इनको एक करके शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है। हस्तक्षेप का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, यूनान में ब्रिटिश हस्तक्षेप, ग्रेनेडा, निकारागुआ, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। हम कोरिया संकट को पढ़ेंगे, नहीं क्यूबा संकट को, कोरिया भी संकट है, वियतनाम संकट भी है, ये सब के सब संकट है जहाँ पे क्या वहाँ हस्तक्षेप की वजह से ही लड़ाइयाँ हुई थी। ये अपने वाली सीरीज चलेगी आईवार वाली, वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी तथा अफगानिस्तान में पूर्व सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये तीनों बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के उदाहरण है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विचारधारा के रूप में शक्ति संतुलन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, एक विचारधारा के रूप में शक्ति संतुलन का जो प्रयोग किया जाता है वो यांत्रिकी अंतर्निहित कठिनाइयों पर जोर देता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की कोई दो उपयोगिताएं बताइए। तो देखिए, यह युद्ध की संभावनाओं को कम करने में सहायक है। यह सिद्धांत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है।
संभावनाओं को कम करता है युद्ध की शक्ति संतुलन। अगर दो शक्तियों के मध्य संतुलन है तो वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे को डर लगेगा कि यह मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, यह मेरा नुकसान पहुंचा सकता है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में कोई एक अंतर बताए तो देखिए, शक्ति संतुलन दो विरोधी गुटों की मान्यता पर आधारित है जो हमेशा शक्ति संघर्ष में लगे रहते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा का विचार एक विश्व की मान्यता पर आधारित है जो सहयोग के आधार पर एक व्यवस्था का निर्माण कर रही। शक्ति संतुलन हमेशा दो देशों के मध्य होता है, जबकि जो सार्वभौमिक है वो जो सब में एक मत की सरकार बने, वही बात है सामूहिक सुरक्षा। शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों का लक्ष्य सामूहिक परिवर्तनों के बावजूद विश्व शांति स्थापना तथा राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, इनका समानता है। ये सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में दो असमानताएं बताई तो देखिए, सामूहिक सुरक्षा का विचार एक विश्व की मान्यता पर आधारित है, जबकि शक्ति संतुलन दो विरोधी गुटों की मान्यता पर आधारित है। शक्ति संतुलन संघर्षशील सहयोग का समर्थक है, जबकि सामूहिक सुरक्षा सामान्य सुख का समर्थक है। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ तो देखिए, 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण से शीत युद्ध का श्री गणेश माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य अथवा शीत युद्ध किसे कहा जाता है तो देखिए, शीत युद्ध वह युद्ध है जो गोला बारूद और सैनिकों से नहीं वरन मनोवैज्ञानिक शास्त्रों से लड़ा जाता है। कोई सब के सब जानते हैं किस प्रकार लड़ा जाता है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है इनमें। शीत युद्ध के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए तो देखिए, पश्चिम की सोवियत नीति का प्रचार अभियान तथा सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौता की अवहेलना। अब हुआ क्या था, जो पश्चिम के देश थे वो सोवियत संघ का गलत प्रचार कर रहे थे और सोवियत संघ ने याल्टा समझौते की अवहेलना कर दी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताए तो देखिए, दो विरोधी गुटों का निर्माण हुआ, सशस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा, हथियारों की होड़ लग गई। शीत युद्ध के विस्तार के पंचम चरण 1963 से 1979 में शीत युद्ध में शिथिलता आने के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन घटनाओं का उल्लेख कीजिए तो देखिए, परमाणु प्रतिबंध संधि ये कब हुई थी, परमाणु कमेंट बॉक्स में बताओ। मास्को बोन समझौता, बर्लिन समझौता, ये तीन समझौता हुए थे जिनसे पंचम चरण में शिथिलता आई थी। शीत युद्ध के प्रमुख साधन क्या है तो देखिए, शीत युद्ध के प्रमुख साधन है प्रचार, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, कमजोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देकर अपने गुट में शामिल करना, जासूसी कूटनीति, यह सब क्या शीत युद्ध के प्रमुख साधन है। हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या है तो देखिए, हॉटलाइन एग्रीमेंट क्या है, वाशिंगटन अमेरिका में, क्रेमलिन है रूस में, टेलीफोन रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता था, ये हॉटलाइन एग्रीमेंट है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया तो देखिए, बेर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को किया था। बेर्नार्ड बारूच ने। शीत युद्ध शब्द से किसकी अभिव्यक्ति होती है तो देखिए, शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिका की शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए सोवियत संघ को जिम्मेदार मानने वाली विचारधारा कौन सी है तो देखिए, पारस्परिक विचारधारा ने शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए सोवियत संघ को जिम्मेदार माना था। जो पारंपरिक विचारधारा उसके अनुसार किन दो घटनाओं ने 1970 के दशक में शीत युद्ध को पुनर्जीवित किया तो देखिए, अफगानिस्तान में CIA की विफलता व वियतनाम युद्ध ने शीत युद्ध को पुनर्जीवित किया। अब वियतनाम युद्ध क्या हुआ था पूरा संकट समझेंगे तो 1 घंटा लगेगा, जहाँ पे हम शॉर्ट में करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाले टाइम में इन सब के क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे आपको। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या थे तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे सुरक्षा और विचारधारा के बजाय व्यापार और पूंजी निवेश बन गए थे। शीत युद्ध की समाप्ति के किन्हीं दो कारण बताइए तो देखिए, शीत युद्ध से पहले हथियारों की होड़ थी, लेकिन शीत युद्ध के जो बाद में क्या हुआ था तो पूंजी बन गई, लोग व्यापार की तरफ, बिजनेसमैन की तरफ करने लगे। शीत युद्ध की समाप्ति के दो कारण बताइए तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ, सोवियत संघ का बिखराव और लोकतंत्र का बयार, ये टिका नहीं था अमेरिका के सामने, और मिखाइल गोर्बाचेव थे वो भी कुछ शांत प्रवृत्ति के थे। शीत युद्ध की समाप्ति से सोवियत रूस पर पड़े दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए तो देखिए, यूगोस्लाविया तथा सोवियत समर्थक कुछ राज्यों में राष्ट्रवादी शक्तियों में वृद्धि हुई, पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता की लहर चलने लगी, ये दो क्या पड़े प्रभाव पड़े। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण क्या था तो देखिए, शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण था पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना, सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट भी था।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विश्व युद्ध नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर राजनीतिक शीत युद्ध के अंत के प्रभावों से किन्हीं दो को बताया। तो देखिए, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, अमेरिका पावरफुल बन गया, नव व्यापार युद्ध का प्रारंभ हुआ, अब लोग व्यापार की तरफ चलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव व्यापार शीत युद्ध से आप क्या तात्पर्य है? तो देखिए, अमेरिका, जापान तथा यूरोप ये समुदाय के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से है। शीत युद्ध भी व्यापार में भी हुआ था, तो वो हुआ था अमेरिका, जापान तथा यूरोप ये समुदाय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए शीत युद्ध की दो विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सोवियत संघ का अधिक शक्तिशाली होना था, क्योंकि 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही मजबूत था ये सब कुछ। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में अंतरिक्ष हथियारों की होड़ होना था। नेक्स्ट देखिए, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, शीत युद्ध का अंत, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का बढ़ता प्रभाव, ये दो क्या हुआ थे? समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई दो नवीन प्रवृत्तियां हुई थी शीत युद्ध के बाद में। शीत युद्ध का अंत होते ही बाजार की तरफ लोगों का रुझान हुआ। गुटनिरपेक्षता से क्या आशय? तो देखिए, गुटनिरपेक्षता से आशय किसी भी देश के साथ सैन्य गुटबंदी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुटों के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। ये बात है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालना, किसी देश के साथ शामिल न होना, चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो। नाम के कर्णधार अथवा संस्थापक कौन थे? तो देखिए, नाम के कर्णधार या प्रेरणा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो तथा नासिर थे। नेहरू, टिटो और नासिर थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो देखिए, भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया थे। इनके लीडर थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध करना। साम्राज्यवाद मतलब होता है जो लोग फैलाना चाहते हैं, साम्राज्यवाद, अपने राज्य का विस्तार। ऐसी नीतियों का समर्थन करना जिससे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले, विश्व की राजनीति में भाग कम ले, वह भी था इसका। इसकी विशेषताएं थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मापदंडों का निर्धारण किया गया था। यह कब और किस बैठक में किया गया? तो देखिए, ये 5 मापदंड है, ये 1961 में काहिरा, मिस्र में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। ये मापदंड है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने की कोई दो योग्यताएं बताई। तो देखिए, स्वाधीन नीति का अनुसरण करे, मतलब जो स्वतंत्र हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों को समर्थन देना चाहिए, क्रांति को भी आंदोलन को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सैन्य गुटों से पृथक रहना, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा, किसी के प्रभाव में आकर नहीं लेना। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है? तो देखिए, तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अलगाव का दृष्टिकोण अपनाती है, जबकि गुटनिरपेक्षता उन पर स्वतंत्र न्याय के आधार पर दृष्टिकोण अपनाती है। यह नकारात्मक नहीं सकारात्मक होती है। तो देखिए, तटस्थता में क्या होता है, कोई इंसान देखता रहता है प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता, जबकि गुटनिरपेक्षता में देख के समझ के फिर जो सही है उसकी तरफ जाता है। यह गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, किसके सुझाव पर आमंत्रित किया गया? तो देखिए, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सुझाव पर बेलग्रेड में आमंत्रित किया गया 1961 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले और किसने आमंत्रित किया, तो ये जरूरी है, मार्शल टिटो ने किया था। गुटनिरपेक्षता की कोई दो उपलब्धियां बताइए। तो देखिए, विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना, शीत युद्ध को सशस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना था। ये दो थी कि एक तो क्या है, विश्व राजनीति में जो टकराव चल रहा है उसको टालना, और शीत युद्ध को शस्त्र युद्धों में परिणत होने से रोकना। शीत युद्ध को हथियारों की लड़ाई में नहीं बदलना, यही था इसका मकसद। गुटनिरपेक्षता की कोई 3 कमजोरियों को उल्लेख कीजिए। तो देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं है, बाध्य सहायता पर निर्भर, बाह्य सहायता पर निर्भर सिद्धांत था उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति, लेकिन ये व्यावहारिक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शीत युद्ध आंदोलन की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक तनाव एवं मनुष्य आर्थिक पिछड़ापन, ये थी। आर्थिक पिछड़ापन है तो वो विकसित देशों के पास जाएंगे, उनके पास जो ग्रुप है उनके साथ में वो होंगे। ये चुनौती थी गुटनिरपेक्षता की। इसके अलावा देखिए आप, गुटनिरपेक्षता की दो नूतन प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। तो देखिए, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक आंदोलन की बजाय आर्थिक आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, शीत युद्ध तो हो नहीं रहा है जो किसी के टकराव को कम करे, अभी बाजार की जरूरत है लोगों को। विदेश नीति की स्वतंत्रता ही अब गुटनिरपेक्षता का मापदंड रही। वर्तमान संदर्भ के नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के लिए दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्यों द्वारा एक ध्रुवीय शक्ति का संगठित प्रतिरोध किया जाना चाहिए। देखिए, अभी एक ध्रुवीय है, मान लो अभी अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो 120 देश उसका मिलकर विरोध करना चाहिए। प्रासंगिकता के यही दो कारण है कि वो विरोध कर सकते हैं, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डालना ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके। यह सपना एकता के साथ करे सभी देश तो मुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया गया? तो देखिए, इस प्रकार का प्रयास सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रेटन वुड्स में किया गया था। वहीं से वर्ल्ड बैंक की और यूएनओ की जड़ी ब्रेटन वुड्स समझौता ही है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में कौन से संगठन अत्यधिक सक्रिय रहे? तो देखिए, अंकटाड है, इसके अलावा यूनिडो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। ये नियो के समर्थक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को शॉर्ट में कहते हैं नियो। अंकटाड का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। यूनिडो का पूरा नाम क्या? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देखिए, IORARC का पूरा शाब्दिक नाम देखिए, ये हिम तक्षेश का शॉर्ट में नाम है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कोई क्या अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा से तात्पर्य है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा है कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समाधान, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार सिद्धांत पर हो। ये बात नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा देखी। नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा हो कि उनका आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के दो बुनियादी सिद्धांत बताइए। देखिए, ये नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ये कुछ नहीं है, बस जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है, उनके मन में था कि कहीं जो विकसित देश है वो हमें केवल उपनिवेश ही नहीं माने, केवल कच्चा माल का साधन ही नहीं माने, बल्कि हमारी हिस्सेदारी हो। यह नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के दो बुनियादी सिद्धांत बताइए। तो देखिए, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार हो। अल्प विकसित देश करेंगे विकसितों के साथ व्यापार। विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यकरण, यही फर्क है डॉलर और रुपये में, उसका सामान्यकरण करना चाहिए। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए किए गए सभी प्रयास असफल क्यों रहे? देखिए, विकसित देशों का कठोर रूप तथा आर्थिक उपनिवेशीकरण के बढ़ने की संभावना। तो विकासशील या जो अल्प विकसित देश है उनको अधिकार कौन नहीं देना चाहते? विकसित देश देना ही नहीं चाहते। ये उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापना में फेल हुई थी, ये इसी वजह से हुई थी। दक्षिण स्वाद से क्या तात्पर्य? तो देखिए, दक्षिण गोलार्ध के जो देश है अल्प विकसित देश, वो आपस में बातचीत करते हैं व्यापार की, वहीं दक्षिण स्वाद है, संवाद है। दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श तो आपसी सहयोग के आधार की खोज क्या है? दक्षिण संवाद है। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित राष्ट्र है
वो और दक्षिण के जो अल्प विकसित राष्ट्र उनके मध्य बातचीत है, वो उत्तर दक्षिण संवाद है। उत्तर दक्षिण संवाद के दो मुख्य उद्देश्य बताए तो देखिए, प्रथम विकसित देशों के साथ व्यापार को वरीयता व विस्तार देना। द्वितीय, विकासशील देशों द्वारा विकसित राष्ट्र देशों के मध्य तकनीकी के विस्तार, तकनीकी उत्थान के अंतर को कम करना है। WTO का पूरा नाम देखिए विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में है। विश्व व्यापार संगठन क्या, विवेचना कीजिए। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या है, व्यापार का मतलब ट्रेड है यहाँ पे। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की व्याख्या एवं क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संगठन के कार्य क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार, विदेशी पूंजी निवेश, उपाय, सेवाओं में व्यापार, एक व्यापार का समझौता, बाजार विस्तार, कपड़ा उद्योग, कृषि और संस्थागत मामलों का समावेश किया गया है। अब व्यापार से संबंधित जितने भी कानून है, जैसे बौद्धिक संपदा का अधिकार हो, विदेशी पूंजी निवेश, सेवाओं का व्यापार, सबके इसके अधीन है, WTO के अधीन है। G15 की स्थापना कहाँ तथा कब की गई? तो देखिए G15 15 देशों का ग्रुप है। G15 की स्थापना सन 1999 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। ग्रुप ऑफ 77 क्या है? तो देखिए 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देश थे जो अपने आप को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे, 77 कहने लगे। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ग्रुप ऑफ 77 का एक अंतरंग लघु समूह भी है जिसे आजकल G24 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ 77 विकासशील देशों की एकता का परिचायक है। संगठित होकर सौदेबाजी करना चाहते हैं। वर्तमान में एकता का परिचायक है ये संगठन। इनकी संख्या 134 हो गई वर्तमान में, फिर भी इनको ग्रुप 17 कहा जाता है, 77 कहा जाता है। इसको एक बार रीडिंग करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी करो। वैश्विक गांव की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विश्व को एक ही गांव मानना वही वैश्विक अवधारणा है। वैश्विक गांव की अवधारणा से तात्पर्य किसी एक देश का स्वयं को शेष विश्व के साथ इस प्रकार एकीकृत कर लेने से है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी, ज्ञान, विचार, संस्कृति आदि बिना किसी रोक टोक के देश के भीतर आ सके, देश के भीतर आ सके, देश के बाहर जा सके। तो यही है। भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता के प्रोफेसर आलोक राय के अनुसार मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब एक समान हो जाना चाहिए, सब तरीके से वस्तु सेवाओं से जुड़ जाना चाहिए। विदेश नीति का क्या अर्थ है? तो देखिए एक देश द्वारा अपने हितों को पूर्ण करने के लिए दूसरे देशों के साथ की गई नीतियाँ वो विदेश नीति होती है। सली सचर के अनुसार विदेश नीति को परिभाषित कीजिए। देखिए विदेश नीति का तात्पर्य सरकारी प्रतिनिधियों के उन क्रियाकलापों से जिनके द्वारा वे अपने राष्ट्र की सीमा के बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती है। सलीचर के विचार है, एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे। विदेश नीति के कोई 4 भौगोलिक तत्व बताइए। तो देखिए 4 निर्धारक तत्व है। निर्धारक तत्व क्या क्या है? भौगोलिक तत्व निर्धारित करते हैं विदेश नीति को। आर्थिक विचारधाराओं का प्रभाव, राष्ट्र हित, ये सब के सब प्रभावित करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति के किन्हीं 3 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतंत्र की रक्षा, साम्यवाद का अवरोध। विदेश नीति में 3 लक्ष्य है अमेरिका की में। एक तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देते हैं, इसके अलावा जनतंत्र की रक्षा, डेमोक्रेसी की, और साम्यवाद का वो विरोध करते हैं आज भी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों में से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उदार पट्टा कार्यक्रम, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, ये तीनों का उल्लेख है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए अपनाए गए कार्यक्रम। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की विदेश नीति के किन्हीं 3 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा करना हर देश की विदेश नीति का एक इम्पोर्टेंट है, वो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। इसके अलावा जनतंत्र की रक्षा, यानी जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी भी रक्षा करना। और तीसरा पॉइंट है साम्यवाद का अवरोध। वो चाहते हैं साम्यवाद ना फैले जो रशिया में है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों में से किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, तकनीकी सहायता के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों में से किन्हीं तीन का उल्लेख करना है। उदार पट्टा कार्यक्रम, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। ये अमेरिका द्वारा स्टार्ट किए गए कार्यक्रम हैं जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात किए गए थे। 4 सूत्री कार्यक्रम, उदार पट्टा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, साम्यवाद के विस्तार को रोकना। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का नाम आती है आपको 1939 या 1945 में चले जाना है। तो उसके बाद में उनके हुए थे साम्यवाद का विस्तार रोकना, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाएं तथा सैनिक संधियां भी मैत्रियों का निर्माण करना। ये उसके क्या थे, तो ये उसके सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, साम्यवाद को प्रसार को सीमित करने हेतु किस योजना को युग परिवर्तक घटना कहा गया। तो ये सुनिए आप, युग परिवर्तक घटना। अमेरिका ने हर प्रकार से साम्यवाद का प्रसार होता है उसे रोकने की कोशिश की। तो देखिए, मार्शल योजना को समसामयिक कूटनीतिक इतिहास की सर्वाधिक दिलचस्प और युग परिवर्तक घटना कहा जाता है, क्योंकि मार्शल योजना में जो साम्यवाद से संबंधित जो देश थे उनको आर्थिक सहायता दी गई थी, इसीलिए कहा गया। इसके अलावा एक ट्रूमैन सिद्धांत भी है, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को मान्यता प्रदान की थी तथा कब। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अक्टूबर 1971 में चीन को मान्यता प्रदान की थी। देखिए, अपने इंडिया से भी बाद में आया था ये चाइना। आइजनहोवर सिद्धांत का किन राष्ट्रों ने घोर विरोध किया। नेहरू का इसके संबंध में क्या विचार है। देखिए, आइजनहोवर सिद्धांत का सोवियत संघ और उनके अनेक एशियाई देशों ने घोर विरोध किया। नेहरू ने इसे उपनिवेशवाद की ओर प्रत्यावर्तन की संज्ञा दी थी। यह सिद्धांत जो था आइजनहोवर का, सोवियत संघ और उनके अनेक एशियाई देशों ने घोर विरोध किया और नेहरू ने इसे उपनिवेशवाद की ओर परिवर्तन की संज्ञा दी थी। कन्नेडी शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाली घटना कौन सी थी। तो क्यूबा संकट 1962 वाली थी, वो कन्नेडी शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। रोनाल्ड रीगन के शासनकाल में अमेरिका की विदेश नीति के किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, शीत युद्ध का नवीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में अविश्वास। यह 2 शासनकाल किसके, रोनाल्ड रीगन के शासनकाल के 2 तत्व हैं। तो देखिए, 123 समझौते से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भारत व अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु बहुप्रतीक्षित समझौता जो अक्टूबर 2008 में किया गया था, इसे 123 समझौता कहा जाता है, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निक्सन सिद्धांत क्या है। तो देखिए, निक्सन सिद्धांत से तात्पर्य निक्सन द्वारा घोषित उस नवीन नीति से है जिसमें उसने कहा कि वह साम्यवाद परिरोधन के नाम पर अब दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। देखिए, निक्सन सिद्धांत क्या कर रहा है। ये जो निक्सन था, ये राष्ट्रपति था, निक्सन, जॉन निक्सन नाम था इसका, ये सोवियत संघ का था। तो इसने कहा था कि मैं साम्यवाद परिशोधन के नाम पर अब दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ेगा, मतलब साम्यवाद को इसने शांत किया था। मुनरो सिद्धांत क्या था। देखिए, मुनरो सिद्धांत अमेरिका का पार्थक्य सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिका ने अमेरिकी गोलार्ध को यूरोपीय राष्ट्रों के कार्य क्षेत्र से बाहर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखो जल्दी करने का फायदा है कि कल ही पेपर है 24 तारीख को ही, तो आपको अच्छे से जल्दी इसको एक बार रीडिंग करना है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में इनके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होगी। रियो संधि किन देशों के मध्य हुई। तो देखिए, रियो संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के राज्यों के मध्य हुई थी। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किस देश को आर्थिक सहायता दी गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत के, तो यूनान व तुर्की को दी गई थी, यूनान व तुर्की को। ट्रूमैन सिद्धांत क्या। तो देखिए, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साम्यवाद को प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन नाम के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने यूनान और तुर्की के आसपास के देशों को सहायता दी थी, आर्थिक सहायता। किस अमेरिकी राष्ट्रपति का संबंध वाटरगेट कांड से है। तो निक्सन का है, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का है। 1970 के बाद चीन अमेरिका संबंधों में सुधार के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, वियतनाम युद्ध
वियतनाम युद्ध है वो 1970 में हुआ था। वियतनाम संकट भी कहा जाता है। रूसी शक्ति और प्रभाव को कम करने की आकांक्षा, इन दोनों के जो थे हित वो एक हो गए, इसीलिए उनके संबंध वो सुधर गए थे। अमेरिकी विदेश नीति में प्रेसलर संशोधन क्या है, तो देखिए क्लिंटन प्रशासन ने सितंबर 1995 में प्रेसलर कानून में संशोधन करके पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता शुरू की। प्रेसलर कानून में यह शोधन ही प्रेसलर संशोधन कहलाता। देखिए पहले एक कानून बना हुआ था प्रेसलर, उसमें संशोधन किया क्लिंटन ने और 1995 में, और पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दी, उसे ही प्रेसलर कानून में संशोधन या प्रेसलर संशोधन कहा जाता है। यह है प्रेसलर संशोधन। अमेरिकी विदेश नीति का तत्व है ये। कश्मीर तथा मानवाधिकार हनन के मुद्दों को लेकर अमेरिकी भारत पर दबाव क्यों डाल रहा है, तो देखिए अमेरिका भारत पर दबाव डालकर व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है। CTBT पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अमेरिका भारत पर दबाव डालता है। खाड़ी सिद्धांत क्या है, तो देखिए खाड़ी सिद्धांत के अनुसार किसी बाह्य शक्ति द्वारा खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास को अमेरिका के आवश्यक हितों पर आक्रमण समझा जाएगा और उसे सैनिक शक्ति की सहित किन्हीं भी आवश्यक साधनों द्वारा खदेड़ा दिया जाएगा। देखिए इस खाड़ी में है तेल के कुएं, जहाँ पे अमेरिका अपना आधिपत्य करना चाहता है, इराक, ईरान, कुवैत वाली साइड में। तो खाड़ी सिद्धांत दिया है अमेरिका वालों ने कि अगर कोई बाह्य शक्ति जैसे रशिया है, जर्मनी है, वो उस पर अधिकार करना चाहिए तो अमेरिका उसे खदेड़ सकता है युद्ध के द्वारा या किसी भी बाह्य परिसर द्वारा। सन 1954 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति किस मुख्य आधार पर आधारित रही, तो देखिए सन 1954 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति सोवियत प्रभाव को बचाने पर आधारित रही थी। 1954 तक नाटो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता किस राष्ट्रपति के शासनकाल में संपन्न हुआ, बिल क्लिंटन के शासनकाल में नाफ्टा की शुरुआत हुई थी। नाटो ने ये नाफ्टा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमेरिकी विदेश नीति की दो वर्तमान प्रवृत्तियों में विश्लेषण कीजिए, तो देखिए आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति, यह अमेरिका की विदेश नीति है। रूस को आर्थिक सहायता देने का कार्य किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया, तो देखिए बिल क्लिंटन को दिया गया था आर्थिक सहायता सहयोग देने का कार्य। चीन की साम्यवादी क्रांति का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया, अफ्रीका और राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया तथा दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया था। चीन की साम्यवादी क्रांति ने क्या एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहन किया। राष्ट्रवादी का मतलब है यहाँ पे जो उपनिवेश स्थापित करना चाहती है उन शक्तियों को दिया। इसके अलावा दिया था एशिया के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया था किसने, चीन ने। चीन की साम्यवादी सरकार की विदेश नीति के कोई दो लक्ष्य बताए, तो देखिए चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना चीन की विदेश नीति में आता है। एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, यह भी वहाँ पे टारगेट रहता है। चीनी विदेश नीति के आधारभूत निर्माण तत्वों में किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, तो देखिए ऐतिहासिक परंपराएं, आंतरिक राजनीति के उतार चढ़ाव से वहाँ के जो आधारभूत तत्व बने वो उन्हीं से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन की विदेश नीति किन्हीं दो प्रमुख उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, तो देखिए प्रथम चीन को एक प्रचंड शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना और द्वितीय पूर्व के आक्रांताओं द्वारा बढ़ाए गए अपमानों को धोना। यह चीन की प्रमुख नीति है। दो साम्यवादी चीन की विदेश नीति की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो देखिए आक्रामकता एवं विस्तारवादिता नीति, वो आक्रमण कर सकता है विस्तार करने के लिए। चारा एवं छड़ी की नीति, मतलब पहले चारा डालता है फिर उसे मारता है लकड़ी से, तो वही है। 1957 ईस्वी के पश्चात चीन की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए 1957 ईस्वी में चीन की क्रांति में कठोरता तथा आक्रामकता के लक्षण परिलक्षित हुए। युआन कूटनीति क्या, देखिए चीन द्वारा अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों में प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता युआन कूटनीति कहलाती है। चीन की रुचि का प्रमुख केंद्र एशिया का कौन सा भाग रहा है, तो देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया हमेशा से चीन का रुचि का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए चीन को ईरान को परमाणु बिजली घर देने का अपना फैसला किस देश के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा। अमेरिका के विरोध के कारण करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में कोई भी देश है वो मदद करे उनकी। अमेरिकी विरोध के कारण हुआ था। चीनी साम्यवादी क्रांति के विश्व राजनीति पर पड़ने वाले किन्हीं दो परिणामों को लेख कीजिए, तो देखिए इससे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को बल मिला, इसने चीन को एक प्रचंड शक्ति बना दिया।
MFN क्या, इससे क्या लाभ प्राप्त है? तो देखिए MNF का अर्थ है सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र। ये देखिए MFN है ना, ये मिल जाता ना जिसको, उसे हर कंट्री से विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है। बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, इसे अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में न्यूज़पेपर में रहता है हमेशा। मोस्ट फेवरेट कंट्री कुछ इस प्रकार का इसका नाम, मोस्ट फेवरेट नेशन। किस देश की विदेश नीति चारायों छड़ी की रही है? तो चीन की विदेश नीति। भारत के प्रति चीन की विदेश नीति किस प्रकार की रही है? तो देखिए विस्तारवादी एवं आक्रामक रही है। चीन की विदेश नीति किन विद्वानों के विचारों से प्रभावित है? देखिए नीति लेनिन, मार्क्स और माओ के विचारों से प्रभावित एवं प्रेरित है। भारत की विदेश नीति पर किस विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी की विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत की विदेश नीति कोई दो प्रमुख सिद्धांत देखिए, तो देखिए गुटनिरपेक्षता कहाँ की देन है? भारत की देन है। यूगोस्लाविया, घाना के मिस्र, वो उनकी 3-4 लीडरों ने किया था। मैत्री और सह अस्तित्व की नीति, यह भारतीय विदेश नीति की विशेषता है। भारतीय विदेश नीति की दो मुख्य विशेषताएं तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना, पंच निर्णय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना। लाल बहादुर शास्त्री की समय की भारतीय विदेश नीति की दो प्रमुख तत्वों के उल्लेख कीजिए। देखिए पड़ोसी देशों के प्रति मधुर व्यवहार, भारत पाक युद्ध। विदेश नीति के दो प्रमुख तत्व है ये, भारत पाक युद्ध हुआ था लाल बहादुर शास्त्री की समय, वो ताशकंद में गया था, वहाँ पे समझौता करना, ताशकंद समझौता। उसके एक दिन बाद में उनकी डेथ हो गई थी। अभी भी रहस्य है उनकी मौत का। वे कौन से देश है जिन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए 10 जनवरी 1965 को भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद पर समझौते किए थे। गुजरात सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा क्या? तो देखिए गुजरात सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा है पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुजरात सिद्धांत की मूलभूत सुविधाएं क्या है? तो गुजरात सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा वह है देशों से संबंधित सुधारना, देशों से संबंध सुधारना। अभी इसके संबंध खराब है। पंचशील में 5 सिद्धांतों की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने की थी इनकी घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचशील के सिद्धांतों को कब और क्यों लागू निर्माण किया गया? तो देखिए पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के प्रश्न पर चीन से बड़ा संघर्ष टालने के लिए और चीन के बच्चे हुए एक समझौते में किया गया था। पंचशील के कोई 4 सिद्धांत बताइए। देखिए पंचशील सिद्धांत में कई फौजी उससे पहले डेथ हुई थी उनकी। तो देखिए इनके तत्व देखिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे का प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, पंचशील सिद्धांत में प्रवेश जो है वो आदरणीय है, मतलब कि श्रीलंका। इंदिरा गांधी सिद्धांत किस संदर्भ में घोषित किया? तो देखिए श्रीलंका में जातीय संदर्भ में घोषित किया गया। किन घटनाओं के कारण भारत ने इजरायल संबंधी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया? इन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो देखिए प्रथम तो खाड़ी युद्ध अमेरिका वाला, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन द्वारा इराक का पक्ष लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो देखिए भारतीय विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन भी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? मतलब मनमोहन सिंह जी के समय में क्या क्या हुआ? तो देखिए भारत पाक बढ़ता संपर्क, रूस द्वारा तारापुर संयंत्र की 2 इकाइयां के लिए 60 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पूर्वी एशियाई शीघ्र नीति के क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रमुख उपलब्धियां है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के 2 मुख्य कारण देखिए तो एक तो चकमा शरणार्थियों की समस्या, ये गंगा जल के बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के 2 कारण तो देखिए बढ़ता हुआ आतंकवाद और कश्मीर विवाद है, सीमा विवाद है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव हो गया।
देखिए भारत ने किस देश के साथ फरका समझौते द्वारा पानी के बंटवारे की समस्या का समाधान किया? बांग्लादेश के साथ। वे कौन से देश है जिन्होंने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए और कब किए? तो पाकिस्तान के साथ किए थे 1971 में। शिमला समझौते की मुख्य दो व्यवस्थाएं कौन सी है? तो देखिए 1971 में हुई शिमला समझौते की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोनों देश क्या शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे? दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे। उन दो समझौते के नाम लिखिए जिन्हें भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965 में किए। तो 66 में ताशकंद समझौता और 1971 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत को किन दो कठिनाइयों का सामना पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में करना पड़ रहा है? तो आतंकवादियों के संरक्षण के लिए सीमावाद और शरणार्थियों की समस्या। ऐसे दो क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनमें भारत और अमेरिका सहयोग करना चाहते हैं। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और व्यापार। सितंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु शस्त्रों के प्रतिबंध से संबंधित किस संधि पर भारत ने दृढ़तापूर्ण अपना विरोध प्रकट किया? तो CTBT या व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर। नाफ्टा का पूरा नाम देखिए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, उत्तरी अटलांटिक स्वतंत्र व्यापार संधि। CTBT अपना नाम देखिए व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। ये कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। आणविक अप्रसार संधि क्या? देखिए यह भी भेदभावपूर्ण संधि है। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ आणविक अप्रसार संधि समझौता किया। इस समझौते के तहत परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे तथा परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना किया? तो देखिए भारत ने माना कि यह जो संधि है ये भेदभाव संपन्न परमाणु संपन्न राष्ट्रों तथा गैर परमाणु संपन्न राष्ट्रों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करती है। साल्ट का पूरा नाम क्या? तो देखिए सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टाक नाम है। मेकांग गंगा सहयोग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का स्पष्ट वर्णन कीजिए। गंगा नहर जो पूर्व की ओर पड़ती है भारत की। तो देखिए भारत सरकार द्वारा 90 के दशक के प्रारंभ में अपनाई गई नीति जिसके अंतर्गत भारत की विदेश नीति में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देना ही पूर्व की ओर नीति है। मेकांग गंगा सहयोग का गठन भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ संबंधों में सुदृढ़ता लाने की दिशा में एक नई पहल है। इसके अलावा आसियान देशों का नेतृत्व करने की पहल भारत का पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। देखिए आप एक बार रीडिंग मारेंगे तो समझ में आ जाएगा पूर्व दिशा की ओर। आप एक बार माइंड सेट करके समझिए मेकांग गंगा नदी कहाँ पे है? तो वो देखिए ब्रह्मा की ओर जाने वाली नदियाँ ये मेकांग नदी। हमने चाइना की सभ्यता का पार्ट 2 किया था ना, तो वहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा की थी मेकांग नदी के बारे में कि जो तिब्बत के पठार से किस प्रकार ये मेकांग नदी निकलती है। लोहे आवरण से क्या अभिप्राय है? तो देखिए पश्चिम के साथ संपर्क के सभी साधनों पर कड़े नियंत्रण की व्यवस्था जिसने सोवियत नागरिकों की राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, पारस्परिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सोवियत संघ की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के प्रति पाकिस्तान की विदेश नीति की दो विशेषताएं देखिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रचार करना पाकिस्तान का काम ही यही है। विश्व बिरादरी से अलग अलग पड़ जाए यह सोचकर अपनी पड़ोसी भारत की तुलना में पाकिस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो देखिए अणु प्रसार संधि का है। बराक ओबामा ने नवंबर 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किस पहलू का समर्थन किया? तो देखिए एक विश्व शक्ति बताया तथा भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बराक ओबामा की भारत यात्रा से भारत को कोई लाभ बताए? तो देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध समाप्त, परीक्षा पात्र प्रौद्योगिक नियंत्रण समूह और वेजुनार व्यवस्था में भारत को पूर्ण सदस्यता के लिए समर्थन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 171 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो देखिए महासभा 6 अंग होते हैं इसके, जिनमें देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय है। ये 6 अंग है किसके? UNO के, जिन्हें पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद और उसके बाद में है सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो कार्य बताए? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सशस्त्रीकरण की होड़ को रोकना,
ये इनके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? तो देखिए वहाँ पे 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी है। फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीनी, अंग्रेजी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल से संबंधित है। महासभा का विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो देखिए सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर महासचिव महासभा का विशेष बहुमत बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं एवं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहीं पे भी जाओ, देखिए सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के बहुसंख्यक सदस्यों की प्रार्थना पर महासचिव महासभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। तो महासभा का विशेष अधिवेशन कौन बुलाता है? महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 2 कार्यों को लेकर कीजिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना, संयुक्त राष्ट्र परिषद एवं अन्य संस्थाओं एवं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पर 4 कार्य बताए। तो देखिए सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य और प्रतिनिधित्वात्मक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों कहाँ पे आ गई? वापस देखिए 178 क्वेश्चन, नहीं 179 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का पूर्ण शाब्दिक अर्थ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। नेक्स्ट भी आ जाइए तो वो है, संयुक्त महासंघ की कोई 2 दुर्बलताएं बताइए। तो घरेलू मामलों की अस्पष्ट या क्या, आय के स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साधनों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीटो पावर के किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस विशेषाधिकार के बहुमत का कोई महत्व नहीं रहता। वीटो के प्रयोग के सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है, चाहे विश्व लोकमत की अपेक्षा होती हो। ये किसके? वीटो के दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय परिषद के 2 उद्देश्य बताइए। न्याय परिषद है वो यूएनओ का पार्ट है। अंग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग बढ़ देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, उन पर कार्यकाल 9 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कारखाना हेग, नीदरलैंड में है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश बैठते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से क्या तात्पर्य? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 नवंबर 1950, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 1950 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके माध्यम से महासभा शांति के लिए खतरा बनी किसी समस्या पर उचित कदम हटाने हेतु प्रस्ताव ला सकती है। इसी को शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा जाता है। दोहरे वीटो से क्या अभिप्राय? देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण श्रावण विश्व में अंत करता है, लेकिन उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया संबंधी मामलों अतिरिक्त किसी भी, और ये क्वेश्चन देख लेना दोहरा वीटो वाला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव की 2 विशेषताएं देखिए। प्रथम, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का महत्व या महासभा के बहुमत द्वारा प्रार्थना की जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। तथा द्वितीय, 5 स्थायी सदस्यों सहित 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का
स्थायी सदस्य का नाम लिखिए तो देखिए संयुक्त राज्य ABCRF है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, आर को रशिया और ABCRF यह चक्कर है। ऐप का फ्रांस है। ये संयुक्त राष्ट्र परिषद के है वो यूएन के स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? तो उनको निर्वाचित करता है महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन में 4 तर्क दीजिए। तो देखिए, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या द्वितीय स्थान रखता है। भारत सैनिक, आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि परमाणु संपन्न राष्ट्र है। नए सदस्यों की भर्ती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या विधि है? देखिए, नए सदस्य को सदस्यता प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी एंटोनियो गुटेरेस के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद को विचार करने हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद संतुष्ट होने पर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। महासभा में यह सिफारिश 2/3 बहुमत से पारित होने पर विशेष देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो जाती है।